तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक पढ़ लिया कि हमारे पास घन क्या होता है। हमने कहा था यार हमारे पास ज्यामितियां 7 ज्यामितियां होती है। कितनी ज्यामितियां? 7। मतलब अगर हम किसी भी ठोस को एनालाइज करें, मान लो मेरे पास ये फॉर्क है, ये मेटल है। मेटल के अंदर हमने दो तरह से हमने देखा था कि धातु और आयनिक पदार्थ किसमें होते हैं? क्रिस्टलीय में। याद करो, तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो ये क्या है? अक्रिस्टलीय। ये क्या है? क्रिस्टलीय। दोनों दिख गए, देखो, ये अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय। इसमें जो जमावट होती है, जमावट को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जमावट क्या होती है? एक सिस्टमेटिक रहती है, दूर तक हमारे पास जमावट देखने को मिलती है, जबकि इसमें जमावट रैंडम होती है, कोई कहां कोई कहां। ठीक है, ये हम पढ़े। तो अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय को हमें पढ़ना है डिटेल में। हम किसको पढ़ रहे हैं? क्रिस्टलीय को। तो इस क्रिस्टलीय में हमारे पास, हाँ मैंने एक बात बोली थी, ये एनिसोट्रॉपिक होता है, ये आइसोट्रॉपिक होता है। तो हमारे पास ये क्या होता है? यहां पे अगर तुम कभी देखो तो यहां से यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी चमक, यहां चमक ज्यादा दिखेगी, यहां कम दिखेगी। धातुओं में तुम कई बार देखोगे कि इस दिशा में देख रहे हैं तो चमक ज्यादा दिख रही है, इस दिशा में कम दिख रही है, इस दिशा में और ज्यादा दिख रही है। तो धातु में अलग अलग दिशा में अलग अलग गुणधर्म, उसे हमने क्या बोला था? एनिसोट्रॉपिक। ठीक है, और यहां पे क्या हमने बोला? आइसोट्रॉपिक। यानी किसी भी दिशा में देखो, कैसे भी देख लो, इसे कैसे भी देख लो, चमक एक जैसी दिखेगी इस साइड से। ठीक है, तो हमारे पास क्रिस्टलीय को हमने डिटेल में कहा कि पढ़ेंगे। अब क्रिस्टलीय में हमारे पास क्या होता है? हर एक क्रिस्टल को जब एनालाइज किया गया तो हमारे पास कितनी ज्यामितियां आई? 7 ज्यामितियां आई। कितनी आई? 7 ज्यामितियां आई। एक एक करके हमने ज्यामितियों के नाम लिए। आपने वो लिख ली होगी टेबल। अगर अभी भी नहीं लिखी, सबसे पहले से रुक जाओ, सबसे पहले वहां जाओ, वो सातों ज्यामितियां लिखो, और सातों ज्यामितियां में किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है वो भी लिखो। तो हमारे पास पहली ज्यामिति, जैसे मैंने बताया, सरलतम घनीय। दो ज्यामिति जो है वो हमारे पास है डिटेल में, तो घनीय और हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल यानी षटकोणीय। ठीक है, तो ये दो डिटेल में पढ़ने वाले। बाकी ज्यामितियां हैं जो आपको याद रखना है, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, वो आप सब याद रखना। ठीक है, तो हमारे पास कितनी प्रकार की ज्यामितियां? बोलो। 7 प्रकार की। 7 अलग अलग भिन्न प्रकार की ज्यामितियां पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, नालायक बच्चे। ठीक है, हाँ क्लास में था जब तो मैं पिटाई कर ही देता था, याद है? किस किस ने पिटाई खाई? मजा आ रहा होगा। और सर आज तो मजा आ रहा है, आजकल पिटाई भी नहीं होती, पढ़ना भी नहीं पड़ता है। बेटा सिलेक्शन करना है, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा ना। उन 7 ज्यामितियों में अलग अलग प्रकार से हमारे पास अरेंजमेंट होता है। ठीक है, 7 ज्यामितियों में अलग अलग प्रकार से अरेंजमेंट होता है। उस अरेंजमेंट को हम क्या नाम दे देते हैं? जैसे हमारे पास घनीय में हमारे पास कौन कौन सा अरेंजमेंट था? घनीय में सरल घनीय, फिर बोलो काय केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका, फिर अच्छा, फिर उसके बाद फलक केंद्रीय को एक और नाम से बोला था, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका, या घनीय निबिड़ संकुलन एकक कोष्टिका। याद आ गया? 3 बताई थी इसके जस्ट पहले, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस तो मैंने लिख दिए। तो हमने क्या पढ़ा? हमारे पास एकक कोष्टिका आई कैसे आई, ये ज्यामितियां कैसे बनी, हमने ठोस को देखा। अब संपूर्ण ठोस को नहीं पढ़ सकते, तो ठोस का वो सबसे छोटा भाग देखा, जिसे हमने नाम दिया एकक कोष्टिका, जिससे हमें पूरे ठोस के गुणधर्म भी मिल जाते हैं। यानी संपूर्ण ठोस देखो या उसका एक छोटा सा हिस्सा देखो, बात एक ही है। तो छोटा सा हिस्सा देखने में ज्यादा आसानी है। मैंने एग्जांपल भी दिया था, याद करो, मैंने कहा था पूरा ब्लड का, मान लो तुम्हारा खून में टेस्ट कराना है, ठीक है, विटामिन डी है या नहीं है। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है शरीर के लिए। क्या तुम बायो के स्टूडेंट हो, मुझसे ज्यादा जानते हो, मेरे को तो ज्यादा कुछ आता है नहीं। तो हमारे पास एक बात याद है, ये कहानी है, मैं बाद में सुनाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारा पूरा खून निकाल लो और फिर टेस्ट करोगे, या थोड़ा सा खून का सैंपल लेके टेस्ट करोगे। तो हमने क्या कहा, जो गुणधर्म पूरे खून में, वही गुणधर्म क्या है, एक बूंद खून में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ज्यामिति, हमने क्या किया, हमारे पास पूरा ठोस था, उसमें ज्यामिति को देखा। ज्यामिति हमने अपने हिसाब से बनाई है, वहां नहीं दिखती, वहां तो परमाणु दिखते हैं। उन परमाणुओं को या आयनों को हमने क्या नाम दे दिया, उन आयनों, परमाणु या अणुओं को हमने क्या नाम दिया, बोलो, जालक बिंदु। याद आ रहा है? ठीक है,
जालक बिंदु से जाल बना हुआ है, जाल मतलब पूरा ठोस, ठीक है, उस ठोस में हमने जालक बिंदु देखा, तो जालक बिंदु ये है, ये जालक बिंदु, ठीक, ये जालक बिंदु। अब हमारे पास जालक बिंदु के अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होते हैं, वो हमारे पास 3 तरीके अरेंजमेंट मैंने बता दिए, घनी एक है, ठीक है। तो हमारे पास जो जालक बिंदु है, जालक बिंदु के बाद हमने क्या पढ़ा कि सरल घनी है हमारे पास कैसा होता है, ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, मैंने सब समझा दिया। तो थोड़ा रिवीजन करवा दिया कि भाई चल क्या रहा है, दिमाग में क्लियर होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। हम एक ठोस को पढ़ रहे हैं, ठोस का टुकड़ा लिया, छोटा सा, इतना छोटा टुकड़ा लिया कि उसमें उसके सारे गुणधर्म मिल गए, ये रहा, मान लो, ठीक है। तो ये इसको अगर हम x, y और z दिशा में अगर रिपीट करेंगे तो संपूर्ण ठोस हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, z निकालना है। हिंदी कर रहा हूं मैं एक एक करके हिंदी कर रहा हूं। तो कुछ बच्चों का, एक आध बच्चे का फोन भी आता है कि सर आप हिंदी में लिखो। बेटा ऐसा है, मेरी सुंदर राइटिंग इंग्लिश में दिख रही है और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हिंदी का हल्का सा ज्ञान मिलता है ना, कॉलेज में पढ़ाई कौन सी है, सारी इंग्लिश, तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और एक फायदा होता है, क्या होता है, एग्जाम में जो पेपर आता है वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, थोड़ा सा आइडिया। वैसे तो मैं हिंदी ले रहा हूं, कोशिश मेरी पूरी है, पर फिर भी थोड़ा बच्चों को फायदा हो जाता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 लिखते जाना, किसी घर में सभी कोनों पे यदि परमाणु उपस्थित है, किसी घर में यदि सभी कोनों पर परमाणु उपस्थित है एवं हर काय विकर्ण पर 2 परमाणु उपस्थित है, हर काय विकर्ण पर 2 परमाणु उपस्थित है, तो z ज्ञात कीजिए। z का मतलब क्या है, याद है, योगदान, याद आया, पूरा योगदान। प्रश्न नंबर 3, ए सभी कोनों पर है, लिखिए, बी हर एक फलक केंद्र पर है, फेस के सेंटर फलक केंद्र पर है, किसी घन के फलक केंद्र पर है, तो इसका सरलतम फॉर्मूला बताओ, सरलतम फॉर्मूला बताओ। प्रश्न नंबर 4, कॉपर फलक केंद्र, सिल्वर एंड सेंटर, एंड सेंटर का मतलब मैं अभी बता रहा हूं, अपोजिट सेंटर। मान लो एक घन है तो एंड सेंटर कौन से हैं, ये दोनों, एक और ये दो, इसे कहते हैं एंड सेंटर। एंड का मतलब कोई भी 2 हमारे पास जो फलक है, कोई भी 2, सारे नहीं लेने, 2 अपोजिट फलक के 2 विपरीत फलकों के सेंटर को हम क्या कहते हैं, एंड सेंटर, ठीक है, एंड सेंटर। और एयू का है कॉर्नर पे, तो यार ये गड़बड़ हो जाएगा, फेस सेंटर आ ही गए ना, एंड सेंटर मत करो, एज कर लो, पर एंड बता दिया मैंने, ठीक है, एज कर लो, एज सेंटर ठीक रहेगा, ठीक है, एज सेंटर पे। ये एंड सेंटर क्या होता है, वापस से समझाता हूं। एंड सेंटर याद रखना, वैसे तो ये टर्मिनोलॉजी बेकार सी है, पर फिर भी कभी कोई पूछ ले तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एंड सेंटर क्या है, ये एंड सेंटर है, 2 अपोजिट यानी कोई भी 2 विपरीत फलक केंद्रों पर जो बिंदु है उसे हमने क्या कह दिया, परमाणु है, उसे हमने कह दिया एंड सेंटर। क्या कह दिया, एंड सेंटर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ये एज सेंटर कर लेना। और एयू गोल्ड, गोल्ड बड़ा कीमती हो रहा है यार, क्या रेट जा रही गोल्ड की, क्या कर दिया तुमने, सोना कैसे, शादी कैसे करोगे, चलो पढ़ लो, इसीलिए कह रहा हूं शादी करनी है, जिसको शादी करनी है उसको पढ़ लेना चाहिए। अगर पढ़ोगे नहीं तो शादी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, मान लो पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी बीवी तुमसे सोने की अंगूठी मांगेगी, कहां से लाओगे, अभी तो ये हालत बहुत आएगी, तो जो डॉक्टर बनेगा वही खरीद पाएगा, बेटा देख लेना। तो गोल्ड किसकी हो गई है, ऐसा तो नहीं है बचपन में बाल विवाह हो गया है, तो बाल विवाह अपराध है, पता है ना। गोल्ड जो है कोनों पर है। प्रश्न नंबर 5, ए का है कोनों पर, बी का है फलक केंद्र पर। यदि एक एटम कोने में से हटा लिया जाए, इफ वन ऑफ द एटम फ्रॉम द कॉर्नर, यदि एक परमाणु कोने में से हटा लिया जाए तो सरलतम फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब कोई दर्द तो नहीं है कि सर इंग्लिश आ गया हिंदी में आया नहीं, तो मैंने हिंदी में सारे डिक्टेट कर दिए। अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मेरे को लगता है तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, पॉज करो और सॉल्व करो।
चलो आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। अगर आ गया तो, और नहीं आया तो देख लो। और सॉल्व नहीं किया तो चुल्लू पर पानी, बारिश का नालों में अभी भी पानी है, परसों बारिश हुई, ठीक है, तो बारिश का पानी अभी भी नालों में है। कोरोना से बच के रहिए, नालों में खेलिए, बारिश के पानी में खेलिए। सॉल्यूशन 1, हमारे पास जेड निकालना है, तो जेड कैसे निकालोगे? चौक से। जेड कैसे निकालोगे? चौक से। ये देखो, देखो कैसे। अब ध्यान से सुनना, कोनों पे है, कोने का हमारे पास योगदान कितना होता है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। कैसे? हर कोना कितने घन में साझा होता है? 8 घन में साझा होता है। तो एक घन में बेचारे का योगदान कितना हुआ? 1/8 × 8। ये तो कोना हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? ये फलक केंद्र, दो फलक केंद्र ये क्रॉस करके बता दिए, ठीक है। तो दो फलक केंद्रों का योगदान बोलो, 2 × 1/2, यही होता है क्या? अब हमारे पास एज सेंटर, किनारे के केंद्र का देखो, कितने किनारे के केंद्र? 4 इंटू कितना लिखूं? हर एक का योगदान 1/4। कब बताया था? क्लास लेक्चर में। नहीं आता, चुल्लू पर पानी है, बोल ही दिया। पढ़ नहीं रहे हो यार। जेड 3 आया, किसी का कुछ और आया तो देख लो। मैंने गलती की हो तो देख लेना यार, हो जाता है कई बार, ध्यान नहीं रहता बोर्ड पे। ऊपर लाइट, इधर लाइट, आंखों पे लाइट ही लाइट, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 में काय कोनों पर और बॉडी डायगोनल। अच्छा, कितनी हमारे पास काय विकर्ण होती है बताओ भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। अगर ये बता डाला तो जिंदगी झिंगा लाना। मस्त घर पे बैठ के पढ़ रहे हो। वैसे आंखों में दिक्कत आ रही है क्या यार? चश्मा लग गया है क्या? बच्चे बोल रहे हैं यार, बेचारे बच्चे फोन करते हैं, सर मेरे तो चश्मा लगने जा रहा है, सर आप कुछ करते क्यों नहीं कोरोना का। अब मैं क्या करूं यार, उस बच्चे की भावनाओं को मैं कैसे समझाऊं? मैं क्या करूं कोरोना का? अचार डालू? तुम्हारा बस चले तो हाँ सर डाल दो, खा लेंगे। खा मत लेना कोरोना, बच के रहो भाई, मजाक में मत लो। इंडियंस को वैसे कुछ ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, दोनों तरीके से। इंडियंस ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ज्यादा घबरा, वो मार्केट में तो नॉर्मली घूम रहे हैं। जाके देखो मार्केट में किसी को पता ही लग ही नहीं रहा कि कोरोना भी है। अब मैंने तुम्हारे लिए मस्त डायग्राम बनाया। कितनी है काय विकर्ण बोलो? 4 काय विकर्ण है, ठीक है। हर काय विकर्ण पे कितने परमाणु है? 2, हर एक पे 2 है। बनाऊं क्या? 2 है हर एक पे बना लेना। जेड निकालना है और क्या है, निकाल लोगे। अब तो 8 × 1/8, 8 तो कोने हो गए, तो और 2 हर के काय विकर्ण पे 2 परमाणु है, 2 हैं, तो 2 पूरे के पूरे अंदर है, बाहर थोड़ी आ रहे हैं यार। एक बार बता, इस कमरे में काय विकर्ण बनाऊंगा तो उस कोने से इस कोने पे पूरी काय विकर्ण अंदर आएगी, तो दोनों परमाणु कहाँ आएंगे? अंदर, बाहर थोड़ी आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितनी काय विकर्ण है? 4, हर एक पे कितने? 2, कितना हुआ? 4 दूनी 8 और 1 9। बहुत बहुत बधाई आपको। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपको भी। अबे मुझे काहे की बधाई, समझ में तुझे आया क्वेश्चन, 13 साल हो रहा है, ठीक है। याद रखना, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम बताने वाला हूं। चलो तो मैं गर्लफ्रेंड का नाम बताऊंगा। एक आए सभी कोनों पर, एक आए सभी कोनों पर, ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा कष्ट नहीं होगा। कोनों का 8 × 1/8। सरलतम अनुपात बताना है। बी का है हर फलक केंद्र पर, बी का है हर फलक केंद्र। कितने फलक केंद्र है बोलो भाई? फेस सेंटर, फेस कितने? 6, हर एक का योगदान 1/2। तो इन दोनों में अनुपात क्या होगा? 1:3। तो ये सरलतम अनुपात, इससे सरल तो क्या होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? A1B3 आंसर आएगा। समझ में आया नहीं है? बोरिंग तो नहीं हो रहा है? हो भी रहा है तो बोर्ड होता ही है।
अब शुरू में यार धीरे ही पढ़ाना पड़ेगा, कुछ बच्चे कहने भी लगे सर आप बहुत तेज पढ़ा देते हो, तो ले धीरे कर दिया ताकि तू बोर हो जाए और मैं तुझे खा जाऊं बोर बना के। तो मेरी गर्लफ्रेंड कौन है? केमिस्ट्री, याद रखना केमिस्ट्री मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जिसने भी छेड़छाड़ करी उसका अंत निश्चित है। कौन है मेरी गर्लफ्रेंड? केमिस्ट्री, याद रखना, छेड़छाड़ मत करना। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ अलाउड नहीं है। कॉपर कितने फलक केंद्रों पे, कितने फलक केंद्र होते हैं? 6, हर एक का योगदान 1/2, हाँ या ना? सिल्वर, सिल्वर कोनों पे, हर एज सेंटर पे, किनार के, अच्छा कितनी किनार होते हैं? 12, गिन लेना, नहीं आता तो हर किनार 1/4। और क्या है भाई? गोल्ड, सोना, अरे वाह वाह वाह, तो बेचारा सोना सबसे कम नजर आ रहा है मुझे, सोना कम भी होगा यार, देख भी लो, 4 3 12 और 1, हाँ या ना? क्या है? सरलतम अनुपात, इससे सरल क्या होगा? तो आंसर क्या आएगा? Cu3, AgC3 और Au1, यही आ रहा है, देख लो भाई, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं की, चेक कर लो। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 5 क्या है? ए कोनों पर है, बी कहां है? फलक केंद्रों पे। एक एटम हटा दिया गया कोने में से, वाह 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 वाह। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए तो कोने पे, कोने में से एक हटा दिया, ये ले, बहुत बहुत बधाई हो, घर ले गया तू चुरा के। बी कहां है? फेस सेंटर पे, कितने फेसेस हैं? 6, हर एक का योगदान 1/2, तो यहाँ कितना आ रहा है? 60/8, यहाँ कितना आ रहा है? 3, 8 से गुणा करेंगे तो 7 इंटू या 24, 8 7 बी 24। किसका आंसर आया? जिसका आया मजा आ गया, ये ले, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है, हिंदी समझ लो, ये तो दिख ही रहा है, एम यहां है, एक्स यहां है, सरलतम फॉर्मूला बताना है। ए किनारे पे, सभी किनारे पे लिख लो। बी एफसीसी पर है। यदि एक काय केंद्र पर उपस्थित, एक काय विकर्ण पर उपस्थित सभी परमाणुओं को हटा लिया जाए, यदि एक काय विकर्ण पर उपस्थित सभी परमाणुओं को हटा लिया जाए तो सरलतम फॉर्मूला क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 6 हमारे पास क्या है? बिल्कुल सिंपल है, देखो कर लेते हैं। पहले एम कोने पे 8 इंटू 1/8 कोने पे है, प्लस हमारे पास एम और कहा है? यहाँ फलक केंद्र, कितने फलक केंद्र? 6 इंटू हर एक का योगदान 1/2, और एम के बाद क्या है? एक्स कहा है? एज सेंटर, कितने एजेस पे? 4, हर एक का योगदान 1/4, तो हमारे पास कितना आएगा? ये 1 आएगा, ये 3 आएगा और ये 1 आएगा, तो ये आएगा 4:1, 4:1 आंसर आएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा M4 X1 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? ए एज सेंटर पे, बी एफसीसी पे है, इसको समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास घन है, ठीक है, तो हमारे पास घन में क्या है? ए का है एज सेंटर, ये रहा ए, सारे एज सेंटर पे, एज सेंटर, ठीक है, ए सारे एज सेंटर पे। बी का एफसीसी, एफसीसी कहां होता है? देखो एफसीसी में बना रहा हूं, एक कॉर्नर तो ले लो चारों, ठीक है, और फेस सेंटर, फलक केंद्र, एक लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, पीछे और आगे, तो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये हमारे पास कौन है? ये तो बी है, ये बी आ गया, और ये कौन है हमारे पास? ए। अब हमसे क्या बोला जा रहा है? ध्यान से सुनना, अब हमसे बोला जा रहा है कि एक काय विकर्ण बना लो भाई, एक काय विकर्ण, एक काय विकर्ण। अब काय विकर्ण कहां से जा रही है? केंद्र बिंदु से, तो केंद्र पे तो कोई है ही नहीं, ठीक है, ये किनार पे टच नहीं कर रहा है, वो काय विकर्ण को टच नहीं कर रहा है,
ट्राइगन तो अंदर जाती है, किनारे पे टच नहीं होती है, ठीक है। तो 1 और 2, बी गए 2, तो बी का और ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, A:B। ए हमारे पास कहाँ है, ये रहे, तो कितने कितने होते हैं 12, हर एक का योगदान 1/4। बी की कहानी देख लो, बी की कहानी हमारे पास 8 होने चाहिए पर 6 बचे, प्लस हमारे पास ये क्या है, फलक केंद्र पे भी है, तो 6 फलक केंद्र होते हैं इनको 1/2, तो हमारे पास आया 4 तिया 12, ये कितना आया 2 तिया 6, 2 चौका 8, 3/4 प्लस ये आया 2 तिया 6, हमारे पास ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, 12 और 3 15/4, तो इस पूरे को 4 से गुणा कर दो, तो 12 और 15, आंसर आएगा A 12 और B 15। आंसर क्या आएगा, A तो 12 है, B कितने हैं 15, तो हमारे पास ये कहानी हुई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब अगली कहानी हमारे पास क्या है, हम एक एक घन के सारे प्रकार जो हमने देखे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आगे बात करते हैं। अब हम बच्चों बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की, संकुलन क्षमता की बात करेंगे। संकुलन क्षमता हमारे पास क्या होती है, संकुलन प्रभाव हमारे पास क्या होता है, इसे P से बता सकते हैं, P से बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है यार। एक बार बताओ, मैंने कहा है मैंने खाना खाया है, तो मेरे पेट में खाना गया, तो खाली पेट था, तो मेरी संकुलन क्षमता क्या है, कितनी जगह में से कितनी जगह में भर सकता हूं, समझ में आया? यानी आपके पास कोई भी कंटेनर है, उसमें आपने पत्थर डाल दिए, तो सारी जगह थोड़ी भरेगी, कुछ जगह खाली रहेगी, तो क्षमता यहाँ पे हमारे पास संकुलन क्षमता का मतलब है उसमें कितनी जगह घेरी हुई है कुल जगह में से, तो ये हम निकालेंगे, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी को हम कैसे लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी को हम लिखेंगे घेरा गया आयतन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, हिंदी में लिख लेना आप लोग, घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन, टोटल आयतन का कितना आयतन घेरा हुआ है, ये हमारे पास संकुलन क्षमता होगी। इसे प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में निकाल दो, इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो हमारे पास किसी को प्रतिशत में निकालना है, गुणा 100 कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, घेरा गया आयतन। अब हमारे पास किसी का भी आयतन कितना घेरा हुआ है, उसमें कितनी गेंदें हैं, हम परमाणु को क्या मान रहे हैं, जालक बिंदु को गेंद ही तो मान रहे हैं, तो कितनी गेंदें हैं। अब हमारे पास जेड संख्या में गेंदें होती है, और एक गेंद का हमारे पास आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु का आयतन इंटू जेड, अभी समझाऊंगा, देख लो, बटे हमारे पास कुल आयतन, कुल आयतन में हम क्या लिखेंगे, घन का आयतन, अगर घन है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास, साइड क्यूब अगर घन है तो, ठीक है। तो ये घन के लिए हमने बात की, कैसे देखना, हमारे पास मान लो कोई घन है, तो इसका आयतन हम कैसे निकालते हैं घन का, इसकी भुजाएं तीनों बराबर होती है, मैंने बताया था। तो अगर मैं ए मान लू भुजा को, तो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो हमारे पास इसका आयतन कितना आ जाएगा, ए क्यूब, कितना आ जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। और z इंटू वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट, इसका मतलब क्या है सुनना, मान लो हमारे पास कोई घन है, यहां समझना, मान लो हमारे पास कोई घन है, ठीक है। इस घन में ऐसे समझना कि इस घन में ये हमारे पास प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मोशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। ठीक है, ऐसा कुछ है हमारे पास, परमाणु ऐसा है, ये चुटकू सा है, ये बड़ा वो जगह नहीं है ना उस हिसाब से, ठीक है। जो भी है हमारे पास ऐसे परमाणु है, तो हमारे पास क्या हुआ, घेरा गया आयतन, तो हमारे पास क्या ये बॉल का ये वाला हिस्सा अंदर है या बाहर है, ये बाहर है। हम क्या देख रहे हैं, जिस बॉल का जो हिस्सा अंदर है उसको नाप रहे हैं। तो यार एक बात बताओ, हमने जेड निकाला तो जेड क्या था, कितनी कुल गेंदें अंदर है, तो हम अंदर वाली गेंद, यानी हम किस भाग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस वाले भाग की, प्यारे बच्चों इस भाग की बात कर रहा हूं मैं।
तो गेंदों का अगर हम सारे कॉर्नर को देखें तो हमारे पास तो कुल एक गेंद के बराबर गेंद किस में आती है, एक घन में आती है। तो हमारे पास घन में कितनी गेंदें अंदर आ रही, क्योंकि हम घन की संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं तो बाहर वाला हिस्सा नहीं लेंगे। तो जेड क्यों लिखा, क्योंकि जेड का मतलब है कितना हिस्सा अंदर आ, ये जेड बता रहा है। तो हर गेंद का कितना हिस्सा अगर मैं लूं तो ये जेड से मुझे पता लग जाएगा। ऐसे में हर गेंद का ले लूंगा तो जेड हमारे पास क्या होता है, हर गेंद का कुल कितना हिस्सा अंदर आ रहा है, तो गेंदों की संख्या इंटू गेंद का आयतन। तो गेंद का आयतन मैं क्या लिख दूंगा, यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर जेड इंटू गेंद का आयतन क्या होगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, हाँ या ना, जालक बिंदु या गेंद बोले। अब बटे अगर घन है तो घन के लिए, अगर घन नहीं है एचसीपी आएगा तो कहानी बदल जाएगी, और प्रतिशत में करना है तो 100। इस तरीके से हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? संकुलन क्षमता हम क्या निकाल रहे हैं, इस पूरे घन में कितना हिस्सा भरा हुआ है वो हमारे पास संकुलन क्षमता है। कितना खाली है वो उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। देखो अगर भरे हुए का हमारे पास प्रतिशत आ गया तो बचा बचा खाली, मान लो मैंने कहा 74% भरा हुआ है, कितना 74%, तो खाली कितना होगा 26%। तो तुमसे कोई पूछ ले खाली का प्रतिशत बताओ तो 26 बता दोगे, 100 में से घटा लो, तो ये तो पैकिंग एफिशिएंसी हुई। इसी तरह हमारे पास आता है डेंसिटी का फॉर्मूला, घनत्व। अब घनत्व और देखो, घनत्व समझना, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी बराबर होती है मास बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो द्रव्यमान बटे आयतन को हमने क्या बोला, घनत्व। द्रव्यमान बटे आयतन को हमने घनत्व बोला। अब हमारे पास गेंद के अंदर कितना द्रव्यमान है, गेंद के अंदर का द्रव्यमान। अच्छा एक बात बताओ, एक गेंद का मास कैसे निकालते हैं, आप ध्यान से सुनना। मोलर द्रव्यमान क्या होता है समझ लो। वैसे तुम्हें 11वीं में तुमने पढ़ा होगा, फिर भी नालायक तो तुम हो ही, तो क्या पता तुम्हें पता हो या ना पता हो। मोलर द्रव्यमान का मतलब है एक मोल परमाणु अणु या आयन, तो एक मोल का द्रव्यमान, तो एक मोल का मास अगर ग्राम में बोलते हैं तो ग्राम में बोल दो, तो एक मोल के द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। वापस से बोलो, एक मोल के द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। अच्छा एक मोल कितना होता है, एन बोल दो, एन परमाणु आयन या अणु, ठीक है, तो एन एटम्स बोल देता हूं यहाँ, एन एटम्स, एक मोल का मतलब एन एटम्स, एन एटम्स के मास को मोलर मास, मास लिखो या मोलर मास लिखो एक ही बात है, हाँ या ना, क्योंकि एक मोल के द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। इसी को तो हम बोल रहे हैं मोलर द्रव्यमान, यही तो हमारे पास मोलर द्रव्यमान है। तो मोलर मास क्या, एक मोल का द्रव्यमान, ठीक है, इसे एमएम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, मोलर मास, ठीक है। तो एक मोल का द्रव्यमान कहलाता है मोलर द्रव्यमान। एक मोल परमाणु लो, कितने लो, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु लो, उसके द्रव्यमान को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। यानी एक मोल के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। तो एक मोल का द्रव्यमान इतना, तो एन एटम्स का द्रव्यमान इतना, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, एक एटम का द्रव्यमान कितना होगा, मोलर मास या मोलर, पूरा लिखो, पूरा लिख दो, बटे एन, एक का द्रव्यमान। तो हमारे पास एक घन में कितने होते हैं, जेड। निर्णायक अगर हम देखें, थोड़ा पास पास लिखें, जगह नहीं बचेगी। जेड अगर हमारे पास एटम्स आ गए, या जेड बराबर, जेड के बराबर हमारे पास क्या आ गया, जालक बिंदु, तो हमारे पास द्रव्यमान क्या आ जाएगा, मोलर मास अपॉन एन इंटू जेड। ग्राम में मोलर मास आ जाएगा, जो भी हमारे पास होगा। वापस एक बार, सबसे पहले हमने समझा मोलर मास क्या है, मोलर द्रव्यमान क्या है। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, एक मोल के द्रव्यमान को ही मोलर द्रव्यमान कहते हैं।
ठीक है। 1 मोल परमाणु, 1 मोल कितना होता है 6.023, कई बार 6.022 भी लिखा रहता है, इंटू 10 की घात 23। तो Na एटम्स का द्रव्यमान, मूल द्रव्यमान, ये तो करते हैं यार, 1 मोल बोलो या Na बोलो एक ही बात है। इतने का द्रव्यमान इतना, इतने रुपए की इतनी टॉफी आएगी तो 1 रुपए की कितनी आएगी, बटे चला जाएगा। तो जेड यानी याद है, एक घन के अंदर 4 भी हो सकता है जेड, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। पिछले लेक्चर में भी निकाला था और अभी भी हमने क्वेश्चंस किए। तो एक का अगर इतना है तो जेड एटम्स का कितना होगा इंटू जेड, ये हमारे पास डेंसिटी आ गई बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास, मास कितना है, मोलर मास इंटू जेड बटे एवोगाड्रो नंबर गुणा आयतन वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या आ गया, डेंसिटी आ गई। समझ में आया नहीं आया? तो ये डेंसिटी हमें ध्यान रखना है, डेंसिटी का फॉर्मूला। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। ये हमें खासतौर पर डेंसिटी का फॉर्मूला ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता और घनत्व दोनों बता दिए, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, आगे हम एक एक करके कहानी देखते जाते हैं हर एक की, ठीक है। अब हम बात करते हैं घनीय एकक कोष्टिका की। तो घनीय हमारे पास ज्यामिति है। घनीय ज्यामिति में पहला हमारे पास अरेंजमेंट क्या था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सरल घनीय एकक कोष्टिका। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका में हमारे पास होता क्या है, हमारे पास वास्तविकता में अगर आप ध्यान से देखें तो देखना, इसमें मैं क्या बता रहा हूं, इसका वास्तविकता में हमारे पास कहानी क्या है इसकी, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारे पास इसमें परमाणु कैसे होते हैं जरा ध्यान से सुनना। वास्तविकता में मैंने उस समय भी बताया था, पहले लेक्चर में भी मैंने ये बताया था कि हमारे पास जो परमाणु है वो आपस में टच करते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी टच करेंगे, देखना, ठीक है। तो वास्तविकता में ऐसे परमाणु रहते हैं। आप लोग एनसीईआरटी जो है उसको अगर रेफर करेंगे तो आपको ऐसे डायग्राम मिल जाएंगे सारे, ठीक है। ठीक है, हमारे पास एनसीईआरटी में ऐसे डायग्राम सारे मिल जाएंगे। तो हमारे पास परमाणु वास्तविकता में कैसे होंगे, वास्तविकता में परमाणु इस तरह से टच कर रहे होंगे, ठीक है। और ऐसे कैसे पीछे होंगे, 4 आगे 4 पीछे, इस तरह से होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अगर पीछे के बनाना है तो पीछे के ही बना दो, ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे 4 परमाणु आपस में पीछे भी टच कर रहे होंगे। तो 4 आगे और 4 पीछे टच कर रहे हैं, याद रखना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। तो हमारे पास जो है इसको हम समझने के लिए हम इसे सिंपल क्यूबिक को, हम सरल घनीय को हम ऐसे बना देते हैं, जिसमें हम सिर्फ कोनों पे मार्क कर देते हैं, कोनों पे परमाणुओं को हम मार्क कर देते हैं। आपको ये डायग्राम बनाने दोनों, ठीक है, साथ साथ बना लो तो इजी रहेगा। ये है आपके पास, ये है। तो हमने क्या मार्क किए, हमने इन परमाणुओं को ऐसे मार्क कर दिए। तो ये प्रिमिटिव यानी प्राथमिक हमारे पास हो गया। सरल घनीय बोल दो, ठीक है। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका होती है ऐसे, परमाणु आपस में टच करते हैं। यहां पे हमारे पास क्या होगा, यहां पे इसकी लंबाई
भुजा की लंबाई हम a लेते हैं और हमारे पास इस जालक बिंदु की लंबाई क्या होती है r, इसका त्रिज्या क्या होती है सॉरी r। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है a बराबर 2r। कैसे, देखो ये r प्लस ये r, a बराबर क्या होगा 2r। a और r में मैंने संबंध बता दिया, अभी मैं टेबल में से क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन। मैंने बताया था घेरा गया आयतन क्या है, अंदर अंदर जो आ रहा है, जेड इसका क्या है 1, तो फॉर्मूले में रख देंगे जेड, ठीक है। जेड तो हमारे पास 1 है इनटू आयतन, एक का आयतन हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला मैं बता चुका हूं अभी अभी, फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास आ जाएगा अपॉन कुल आयतन ए क्यूब। ए और आर में संबंध क्या है, ए बराबर 2r, तो एक बराबर क्या लिख देंगे 2r, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एक की जगह रख देंगे 2r। ये मैंने टेबल में सब लिख दिया है, अभी टेबल जो आएगी उसमें सब मैं लिख दूंगा, तो वो आ जाएगा आपके पास क्यूब घन। तो r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, एक 2 बच जाएगा नीचे, तो आएगा पाई, r तो गया, 4 गया, 3 2 जा 6, पाई बटा 6। और प्रतिशत में चाहिए तो कितना मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100। तो क्या 0.52 आ रहा है या 52% आ रहा है, कितना आ रहा है आपको ये देखना है, ठीक है। ये आप अभी देखो, फिर हम बात करते हैं। तो हमारे पास एक कहानी तो ये हुई। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये एक ही घन होता है और भी घन होते हैं? बहुत सारे घन होते हैं, आजू बाजू बहुत सारे घन होते हैं, देखना जरा। एक घन इधर आएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज़ फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। ठीक है, एक घन आगे रहेगा, मैं सारे घन बना रहा हूं, आगे पीछे ऊपर नीचे, पीछे बना देता हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको रहने दो, मैं इसके अलग से इधर बना देता हूं। देखना, ये हमारे पास एक घन हो गया, ये पहला घन हो गया। अब एक घन तो इसके लेफ्ट में, एक राइट में, ठीक है। एक लेफ्ट में हो गया, एक आगे, एक आगे बनाऊंगा, ये आगे बन जाएगा। आगे एक इधर बना दूंगा, ठीक है। ये ऑरेंज वाला थोड़ा सा और ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास कितने घन बन गए, 4 घन बन गए, है ना। तो हमारे पास 4 घन बन गए। अब हमारे पास कहानी क्या है, इसके ऊपर भी एक घन होगा और नीचे भी। हम क्या कर रहे हैं, समन्वय संख्या देख रहे हैं। समन्वय संख्या क्या होता है, निकटतम पड़ोसी, ठीक है। अभी मैं जो समन्वय संख्या बता रहा हूं, इन परमाणुओं की संख्या बता रहा हूं, तो अभी हमारे पास धनायन ऋणायन नहीं है। अभी हम सिंपल कह रहे हैं इस परमाणु की समन्वय संख्या क्या होगी, या एक परमाणु या एक अणु या एक जालक बिंदु कितने अणुओं को टच करेगा, इसको मैं बता रहा हूं। तो हमारे पास क्या है, देखना ध्यान से, यहां पे एक परमाणु ले लेते हैं, ये परमाणु,
इसकी समन्वय संख्या। अब एक घन ऊपर भी होगा, ऊपर भी बना दो, एक कोई बना देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इस पीछे वाले को एक्सपेंड कर देते हैं, व्हाइट वाले को। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इस परमाणु येलो, ध्यान से सुनना, येलो। अब येलो के ऊपर एक येलो, एक ऊपर एक नीचे, ये इनको टच करेगा। हर कोना जो है, हर कोने पे जो परमाणु है वो बाजू वाले कोने के परमाणु को टच करेगा। देखना, ये कोने वाला परमाणु इस बाजू वाले कोने के परमाणु को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो ये कोने वाला परमाणु इस बाजू वाले कोने को टच करेगा, इसको। एक बाजू ये रहा, एक ये रहा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। और ये पीछे वाले कोने को भी टच करेगा, आगे। तो एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे, एक दाएं एक बाएं। तो हमारे पास एक परमाणु जो है उसकी समन्वय संख्या क्या है, यानी कोई भी एक परमाणु देख लो, उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, 6 को टच करेगा वो। तो आंसर कितना आएगा? 6। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे CN से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ये 6 आएगा। कितना आएगा ये आपको ध्यान रखना है, समन्वय संख्या हमारे पास 6 आएगी। तो हमने ये निकाल दिया, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दी, समन्वय संख्या निकाल दी, घनत्व निकाल दी। घनत्व क्या था? Z। इसका Z कितना है बताओ भाई? 1। Z इंटू मोलर मास, फॉर्मूला हमें पता है, ये इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन AQ, ये हमारे पास Z आ जाए, डेंसिटी आ जाएगी। तो हमारे पास अब इसका Z तो हमें पता ही है, ठीक है, कैसे निकाला? Z बोलने की जरूरत नहीं है, बार बार बोला है। हमारे पास कितने परमाणु है? 8। हर कोने पे, हर कोना कितने में साझा हो रहा है? 4 घन ऊपर आएंगे, 4 घन नीचे, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये 1 आएगा। वापस से सुन लो एक बार, Z जो है हमारे पास योगदान है। तो एक परमाणु का किसी एक घन में कितना योगदान है? एक परमाणु 4 नीचे और 4 ऊपर साझा होगा, शुरू में पहले लेक्चर में बताया। तो एक कोने वाला परमाणु 8 में साझा होगा। तो ये कोने का कितना हिस्सा इस वाले घन में आएगा? इस वाले घन में या किसी भी एक घन में 1/8 हिस्सा आएगा। तो 1/8 हिस्सा इसका आएगा। कौन सा वाला हिस्सा आ रहा है देखो जरा, ये हिस्सा अंदर आ रहा है, बाकी ये हिस्सा बाहर जा रहा है। तो 1/8 जो हिस्सा आएगा उसकी बात मैं कर रहा हूं, क्लियर है? तो 1/8 हिस्सा जो आएगा हर एक परमाणु का, अगर हम ले तो कितने परमाणु? 1 2 2 पीछे ये रहे, 4 आगे, 1 2 3 4, तो 4 और 4 8, यानी एक घन में 8 परमाणु आ रहे हैं और हर एक का 1/8 हिस्सा अंदर आ रहा है। तो Z कितना है? 1। वो डेंसिटी में भी Z का फॉर्मूला डाल दिया, डेंसिटी का फॉर्मूला अभी भी लिखा, Z इंटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू AQ। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? हमने सिंपल क्यूबिक की कहानी देख ली, समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो पहला तो हमने कर दिया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। क्या नाम देते हैं इसे? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है? तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में भी हम घन बना लेते हैं वापस से, और हमारे पास क्या कहानी रहती है वो पूरा देख लेते हैं, ठीक है? ये, ठीक है? तो अब इसमें हमारे पास कहां परमाणु रहते हैं? मैं अब सारे बनाऊंगा तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है? मैं क्या करता हूं, सिर्फ जो टच कर रहे हैं उनको समझाने के लिए बना देता हूं। तो हमारे पास 3 परमाणु है, देख लो। एक हर कोने पे ऐसे हैं। अब मैं हर कोना बनाऊंगा तो आपको क्या डायग्राम ढंग से दिखेगा नहीं। ये काय केंद्र वाला, ये काय केंद्र वाला, ठीक है? तो ये अंदर की तरफ है,
बीच में हैंग हो रहा है, ठीक है, ये अंदर की तरफ है, तो ये तो बीच में हैंग हो रहा है यहाँ, ठीक है, और एक ये कोने पे है ना, ये कोने पे, तो हमारे पास ये जो है ये आपस में टच कर रहे हैं यहाँ पे। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, आजू बाजू वाले दो परमाणु आपस में टच नहीं करते यहाँ, ये भी मैंने समझा दिया आप लोगों को। क्या समझाया मैंने, ध्यान से सुनना, बीसीसी में आजू बाजू वाले परमाणु आपस में टच नहीं करते हैं, ये दोनों आजू बाजू, ए बराबर 2r नहीं होगा, ए बराबर 2r नहीं है यहाँ पे हमारे पास, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ए बराबर 2r होगा, ये ए है, क्या ए बराबर 2r है क्या, नहीं। अब हमारे पास सबसे बड़ी विकर्ण कौन सी है, ठीक है, तो सबसे बड़ी जो विकर्ण है उसके अलोंग उस पे तीनों परमाणु टच करें, सबसे बड़ी विकर्ण पे तीनों परमाणु टच करें, देखो दिख रहा है 1 2 3, तो सबसे बड़ी विकर्ण का हमारे पास क्या होता है, √3a होता है, √3a बराबर कितना होगा, ये इसकी त्रिज्या r, इस वाले की त्रिज्या देखो r, क्योंकि ये इसका केंद्र बिंदु है, तो त्रिज्या r और इसका r, एक r तो ये रहा, एक r ये रहा, तो 3r हो गया, r फिर ये r फिर r और फिर r, कितना हो गया, 4r हो रहा है, नहीं हो रहा है, वापस सुनो, r और r, 4r हो गया, √3a बराबर हमने कितना लिखा, 4r, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका z कितना होगा, z कैसे गिनेंगे, सुनना, 8 कोने हैं, 8 कोनों का योगदान हमें पता है, प्लस एक ये काय केंद्र पे, ये वाला हमारे पास जो परमाणु है ये कहां पे है हमारे पास, ये परमाणु हमारे पास काय केंद्र पे, बिल्कुल केंद्र में, तो ये एक पूरा का पूरा अंदर, z कितना हुआ 2, ठीक है, हमें ध्यान रखना है, ये समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आजू बाजू वाले टच नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसका समन्वय संख्या, अच्छा एक बात बताओ, बीच का जो परमाणु है, मान लो एक कमरा है, इस कमरे में हमने बीचों बीच एक परमाणु हैंग किया है, ये बीचों बीच हर कोने को टच कर रहा है, तो कितनों को टच करेगा बताओ, ये बीचों बीच, एक ऊपर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी 4 ऊपर 4 नीचे। यार ये बीच में, बीच का परमाणु जो है, बीच का समझते हो, ठीक है, मुझे लगता है बीच का हर जना समझता है, तुम बीच के हो या नहीं हो, नहीं हो, ठीक है, कुछ बच्चे हंस रहे हैं, कुछ को समझ में नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हैं, समझ में आएगा, बीच का धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बीच का परमाणु है, समझना है, बीच का है, ये जो बीच का परमाणु है 4 ऊपर टच कर रहा है, 4 नीचे, ऐसे डायग्राम बना दो ना, दिल पे मत लो तुम, सब दिल हो तो लेंगे दिल पे, दिल की कहानी समझ में नहीं आया यार, मैंने दिल उसको दिया, मेरा दिल उसके पास है, अबे दिल है या क्या है, दिल में तो सिर्फ ब्लड फ्लो होता है, यही पढ़ा है, तो तुम मुझे बताना नेक्स्ट टर्न पे कि सर ये क्या है, मतलब दिल की कहानी क्या है, क्यों ऐसा बोला जाता है, तुम तो बायो के स्टूडेंट हो यार, तुम्हें तो सब आता है, तो तुम्हें बताना चाहिए कि सर ये दिल की बातें इतनी क्यों होती है, हर बात पे दिल मेरा उसके पास है, दिल मेरा मेरे पास है। अच्छा ये परमाणु जो है 4 ऊपर टच कर रहा है, 4 नीचे टच कर रहा है, समन्वय संख्या बोल दे फटाफट से, समन्वय संख्या हो गई 8, 4 ऊपर 4 नीचे, समन्वय संख्या का मतलब होता है निकटतम पड़ोसी, जितने को टच कर रहा है या जितने निकटतम पड़ोसी, इसके निकटतम क्या है, जितनों को टच कर रहा है, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, तो समन्वय संख्या आ गई। और क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दो, मुझे लगता है तुम्हें बहुत अच्छा आता है, अभी मैं टेबल में भी क्लियर कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि सर आपने तो वहां पे पाई बाय 6 को सॉल्व ही नहीं किया, कैसे करते हैं, पाई का मान क्या होता है हो तो तुम घोचू। अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, z कितना लिखेंगे, z है 2, z इनटू पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, घेरा गया है, कितनी गेंदें आ रही है इसके अंदर, 2, हर एक का आयतन, यानी 2 गेंदों के बराबर आयतन इसके अंदर आ रहा है, कितनी गेंदों के बराबर, 2 गेंदों के बराबर आयतन, ये बधाई, बटे कुल आयतन, कुल आयतन क्या होगा बताओ, a क्यूब, किसी भी घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, a और r में संबंध पता है, a बराबर 4r बाय √3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू पाई r क्यूब बटे, a की जगह क्या लिख रहा हूं, अच्छा ये 3 भी नीचे आ ही चुका है, बटे
a की जगह मैं लिख रहा हूं 4r/√3, 4r³ √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, ऐसे ही होगा। r तो उड़ा दो, बधाई हो, ठीक है। 8 4 जाएगा, ठीक है, 4 2 जा 8, चलो कैंसिल करते हैं, तो 3 तो उड़ा दो। तो हमारे पास क्या बचा देखना, √3 ऊपर आ जाएगा, ये √3 ऊपर आया, 4 2 जा 8, ये कितना आता है 4 4 जा 3, 1 4 तो चला गया, ठीक है। फिर क्या बचा 16, 2 8 जा 16, √3/8 इंटू पाई, यही आ रहा है क्या, चेक कर लेना, क्या पता मैंने सही किया गलत किया। इसका पैकिंग एफिशिएंसी भी निकालना कितने प्रतिशत आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास बीसीसी में हमारे पास ये आ गया, ये आ गया। आप डेंसिटी और देख लो, तुम भी याद क्या करोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू मूलतः द्रव्यमान अपॉन, फॉर्मूला बता चुका हूं, एवोगैड्रो नंबर इंटू A³। ए की जगह अगर तुम्हारे भावनाएं बह रही है तो ए की जगह क्या लिख दोगे 4r/√3, जैसे मैंने वहां लिखा है। क्लियर हो गया हमें कैसे बीसीसी में ये सब निकालना है। इसको मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में आगे लिख दिया, ठीक है। ऐसे तो मैंने समझाने के लिए तुम्हें बता ही दिया, फिर भी मैंने इसे स्ट्रक्चर्ड वे में आगे लिख दिया। क्लियर है? डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 180021217999। थैंक यू।